नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में चलने वाले धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता है। हर व्यक्ति अगले जन्म में और भी अच्छी स्थिति में जन्म लेना चाहता है। तो क्या नेता के रूप में ही जन्म लेना सबसे कल्याणकारी होता है? वेतन लेना हो या सांसद विधायक के नाते कोई भत्ता लेना हो, पेंशन पानी हो या फिर किसी अपराध के मामले में जांच हो, जेल से बाहर रहना हो, अगर आप आम व्यक्ति हैं तो सुविधाएं भूल जाइए। लेकिन सांसद हैं, विधायक हैं, तो इन सभी रास्तों पर आपको विशेष लाभ मिलता है, और वो भी पूरी गारंटी के साथ। कैसे? आम आदमी के बलबूते जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद मिलने वाली सुविधाओं की स्थिति यह है कि हमारे देश में सैकड़ों सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक ऐसे हैं जिनके विरुद्ध वर्षों से सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, सजा नहीं दिला पा रही हैं। बड़ी बड़ी एजेंसियां आज सुप्रीम कोर्ट को भी इसीलिए फटकार लगानी पड़ी है। SC/ST एक्ट में 20 साल सजा काटने के बाद उत्तर प्रदेश में विष्णु तिवारी नाम के शख्स को अदालत से निर्दोष बरी किया जाता है, जबकि हमारे देश में 363 सांसद और विधायक, राज्य और केंद्र के 39 मंत्री वर्षों से आपराधिक मामलों में आरोपी होकर भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं। हाथ में आधार और राशन कार्ड लेकर खड़ा आम नागरिक जिंदा होकर भी खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई लड़ता है, क्योंकि देवघर में इन दो बुजुर्ग महिलाओं को सिस्टम ने मृतक घोषित करके 2 साल से पेंशन बंद कर दी। लेकिन हमारे देश में 122 सांसद और विधायक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलता है। 121 सांसद और विधायक सीबीआई की जांच के घेरे में हैं, लेकिन वर्षों से सरकारी एजेंसियों की सुस्त चाल के कारण नेता होने का विशेष लाभ पाते हैं। तो क्या अब आम आदमी को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाकर खुद के लिए यही प्रार्थना करनी शुरू कर देनी चाहिए कि अगले जन्म मोहे नेता ही कीजो? क्योंकि देश में 10 रुपए की चोरी के आरोप में भी आम आदमी फंस जाए तो सरकारी नौकरी के सपने भूल जाए। लेकिन हमारे देश के 121 सांसद, विधायक के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है। 58 केस तो सांसदों के ऐसे हैं जिसमें उम्र कैद तक का प्रावधान है। 45 केस में अब तक सीबीआई चार्ज तक फ्रेम नहीं कर पाई। जनता के लिए कानून की फुर्ती और सांसद, विधायकों के अपराध पर जांच एजेंसियों की सुस्ती पर सुप्रीम कोर्ट को चिंता हुई है। अदालत में मौजूद आज तक संवाददाता संजय शर्मा से आप सुनिए चीफ जस्टिस NV रमना ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों, खासकर सीबीआई और ईडी, उनके अधिकारियों की लापरवाही, उदासीनता, उसे लेकर ये साफ कहा है कि कई बरसों बरस हो गए, लेकिन सीबीआई और ईडी ने ना तो कई मामलों में चार्जशीट दाखिल की है और ना ही उनकी क्लोजर रिपोर्ट लगाई है। या तो अब मामले बंद करें या उसमें प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। ऐसे नहीं चलेगा कि दशकों तक ऐसे ही चीजें चलती रहें। ये तस्वीरें इसी साल जनवरी महीने की हैं, जब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 85 साल के बुजुर्ग भोला सिंह हाथ में पोस्टर लिए बैठे दिखे, जिस पर लिखा था, साहब मैं जिंदा हूँ, मैं आदमी हूँ, भूत नहीं हूँ। ये पोस्टर लेकर डीएम कार्यालय के सामने भोला सिंह के बारे में तब पता चला था कि वो वर्षों से खुद को सरकारी फाइल में जिंदा साबित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सोचिए कि आम आदमी खुद को जिंदा बताने के लिए लड़ाई सिस्टम से लड़ता है, और उसी सिस्टम के कर्ता धर्ता के रूप में जनता जिन्हें चुनती है वो मौज काटते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि देश के 51 सांसद और पूर्व सांसद ईडी के सामने आरोपी हैं, जिनमें से 28 नेताओं पर ही अभी जांच चल रही है। सिर्फ 4 राजनेताओं की जांच करते हुए ईडी ट्रायल तक पहुंचा पाई है। एक नेता के मामले में ईडी ने 2012 में केस दर्ज किया, फिर 2017 में किया, चार्जशीट जाकर 2018 में फाइल की, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अदालत मानती है कि इसका कारण जांच एजेंसियों में जरूरत के मुताबिक अफसरों की कमी होना है, लेकिन यही कमी आम आदमी के मामलों में नहीं दिखती। सिर्फ मेहरबानी सांसदों और विधायकों के अपराधों पर ही सजा दिलाने में पाई जाती है। यूं तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जनप्रतिनिधियों यानी एमएलए और एमपीज के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहर टूटा। जांच एजेंसियों पर जिन पर ये आरोप लगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जांच एजेंसियां बहुत लापरवाही और ढिलाई बरत रही हैं।
कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने में, क्योंकि दशकों हो गए हैं, कई मामले तो ऐसे हैं जिनमें ना तो अभी तक चार्जशीट दाखिल की गई, ना ही क्लोजर रिपोर्ट। आखिर एजेंसियां कुछ तो करें इस पार या उस पार। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। 2019 दिसंबर तक के आंकड़े ये बताते हैं कि हमारे देश की जेलों में बंद 70% कैदी ऐसे हैं जिन पर दोष सिद्ध ही नहीं हुआ। मतलब यह हुआ कि 3,30,000 कैदी हमारे देश में ऐसे हैं जो सिर्फ आरोप के आधार पर जेल में बंद हैं, लेकिन नेता आरोप के बावजूद वर्षों तक आजाद रहते हैं, सांसद विधायक बनते हैं। नेता होने वाली ये छूट सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि सैलरी, पेंशन के मामलों में भी उन्हें मिलती रहती है। हमारे देश में चपरासी लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को केवल एक पेंशन मिलती है, लेकिन हमारे माननीय सांसद, विधायक और मंत्रियों पर यह नियम लागू नहीं होता। विधायक रहते हुए और बाद में अगर कोई सांसद बन जाए वही विधायक, तो उसे विधायक की पेंशन के साथ साथ लोकसभा सांसद का वेतन और भत्ता भी मिलता है। आप अंदाजा लगा लीजिए यहां पर। इसी तरह यदि कोई विधायक या राज्यसभा का सांसद हो और बाद में वो मंत्री बन जाए तो भी मंत्री का वेतन भत्ता और विधायक, सांसद की पेंशन भी साथ साथ मिलती रहेगी, जबकि सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को एक ही पेंशन मिलती है। सरकारी नौकरी में जनता को एक न्यूनतम समय की नौकरी करने के बाद ही पेंशन लायक माना जाता है। 58 साल, 60 साल, 62 साल, 65 साल। जबकि नेताओं को सिर्फ एक दिन के लिए भी विधायक या सांसद बनने पर पेंशन के लिए योग्य जीवन भर के लिए मान लिया जाता है, जब तक वो जीवित रहें। इसीलिए आज की दस्तक यह है कि अपराध की सजा हो या वेतन भत्ता, जो नियम आपके, हमारे लिए, देश के आम जनता के लिए हैं, वही नियम, कायदे, कानून हमारे नेताओं पर भी लागू होने चाहिए। अगर आप हमसे सहमत हैं तो #दस्तक के जरिए अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए, क्योंकि आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो महंगाई जैसे जनता को दर्द देने वाले मुद्दे पर भी राजनेता आपके, हमारे साथ, यानी कि हमारे देश की जनता के साथ खेल कर जाएंगे। चुनावों में जो महंगाई दूर करने का वादा करके आपसे, हमसे वोट लेते हैं, वही सत्ता में आने के बाद कैसे महंगाई नहीं बल्कि महंगाई का मुद्दा गोल मोल करके गायब हो जाते हैं, गायब कर देते हैं। इसका नया संस्करण लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आई। तेल की महंगाई पर पहले लॉन्च हुई अफगानिस्तान जाओ योजना। तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आपके अफगानिस्तान में अपने देश की बात पेट्रोल 50 रुपए है, वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। शांति तो है कम से कम। महंगे पेट्रोल डीजल पर अफगानिस्तान भेजने वाली दलीलों की अपार सफलता के बाद तेल की महंगाई को ही नकार देने वाला उम्दा प्रदर्शन सांसद साध्वी प्रज्ञा करती है। जो ये लोग एक प्रोपोगंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपोगंडा है। महंगाई को मानने से इनकार कर देने वाली ये वो राजनीतिक मानसिकता है जहां भोपाल की सांसद अपने ही क्षेत्र में जाकर सत्य का ज्ञान किसी पेट्रोल पंप पर नहीं लेना चाहती, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में 54 से भी कम वाली किश्तों में पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बावजूद 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मीटर फाड़कर महंगाई चल रही है। भोपाल में 109 रुपए 97 पैसे यानी करीब करीब 110 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल भोपाल में बिक रहा है। राजधानी में तो डीजल भी 97 रुपए 78 पैसे की कीमत से इस वक्त बिक रहा है। और अगर हम भोपाल को हटा दें तो मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल 113 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर की दर से अनूपपुर के कोतमा में है और डीजल भी वहां पे 100 रुपए यानी शतक लगा चुका है। 100 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर की दर से डीजल भी बिक रहा है। मतलब जनता की जेब जले और सांसद जी को विपक्ष का प्रोपेगेंडा लगे। अब हवाई टिकट से लेकर रेल टिकट तक का भत्ता जीवन में पाने वाले नेता क्या जाने महंगे तेल का भाव। साध्वी सरकारी सुख सुविधाओं वाली साध्वी है, कोई वास्तविक साध्वी तो है नहीं। सरकारी गाड़ियों में चलती है, उनको क्या पता पेट्रोल डीजल का भाव क्या है। जमीन पर चलें, खुद के पैसे की गाड़ी में चलें तो वास्तविकता पता चले। ये जनता का मजाक उड़ा रही है और ये जनता का अपमान है। इसको लेके भाजपा को माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस को ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की बातें करे, क्योंकि जब हम बात करते हैं महंगाई की या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की तो आंकड़े यही कहते हैं कि यदि ये सबसे ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है तो कांग्रेस की सरकार के समय हुई है।
कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई तभी तो सत्ता आपके हाथ आई, लेकिन अब भी महंगाई के लिए कांग्रेस को कोसने वाले ये मध्य प्रदेश के वही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हैं, जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक के भाषण में महंगाई की नीतियों के बीज बोए जाने का अर्थशास्त्र बताया था। आजादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई एक दो दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव एक दो दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। महंगाई की ऐसी राजनीतिक चिकित्सा मध्य प्रदेश के ही नेता कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी को तो पता है कि सरसों के तेल का दाम एक साल में 50 से 70 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है, गैस का दाम एक साल में 265 रुपए बढ़ा है, पेट्रोल की कीमत एक साल में 33 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। लेकिन जब महंगाई का इलाज नेता नहीं कर पाते तो सबसे बढ़िया होता है आंखें बंद कर लेना, क्योंकि इससे महंगाई दिखना बंद हो जाती है और जब समस्या ही नहीं दिखेगी तो समाधान काहे का। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। महंगाई से परेशान जनता कर्ज लेकर घर चलाने के लिए मजबूर होती है। ठीक इसी तरह जब सरकार के पास विकास के लिए जरूरी पैसा नहीं होता तो सरकार भी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम लेकर आती है, जिसमें रेलवे, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, गैस पाइपलाइन, गोदाम जैसी सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में किराए पर देकर 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य सरकार रखती है। इस पर सरकारी बनाम निजीकरण की शुरू हुई राजनीति का एक हिस्सा हमने आपको कल दिखाया था, आपको याद होगा। और आज उसी राजनीति के अगले पार्ट के साथ आप ये जानिए कि आखिर सरकार को क्यों सरकार की संपत्तियां किराए पर प्राइवेट लोगों को देने की जरूरत पड़ी है। हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है। जब सरकार में थे तो इन्होंने अर्थव्यवस्था का कितना बुरी तरह से बंटाधार किया। बगैर लगाम के मोदी सरकार चला रही है, ये देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। 70 साल में गरीबी थी, मुफलसी थी, अत्याचार होता था, ये सारे का सारा खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने सरकार की जिस मोनेटाइजेशन योजना को इंडिया ऑन सेल का नाम दिया, प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। ममता बनर्जी उसे बीजेपी का चुनावी फंड जुटाने का कार्यक्रम बताते हुए कहती हैं कि देश की संपत्ति को नरेंद्र मोदी बेच नहीं सकते। बीजेपी देश की संपत्ति बेचकर चुनाव के लिए अपना रिजर्व बढ़ा रही है। सरकार ने 26,700 किलोमीटर के मौजूदा हाईवे और 400 रेलवे स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन, 1400 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक समेत तमाम दूसरी सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में देकर 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। तो पहला सवाल है कि क्या सड़क, हाईवे, रेलवे, गैस पाइपलाइन और एयरपोर्ट समेत दूसरी सरकारी संपत्ति निजी हाथों में बेच दी जाएगी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब दे चुकी हैं कि नहीं, स्वामित्व तो सरकार का ही रहेगा, बस एक तय समय के लिए ही निजी हाथों में चलाने के लिए दिया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन की जो पूरी नीति अभी बगैर लगाम के मोदी सरकार चला रही है, ये देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। एक तरफ आप 6.5 लाख करोड़ लोन आप माफ कर रहे हैं, जिसका ज्यादातर लोन कॉर्पोरेट्स को है, और उन्हीं कॉर्पोरेट्स को आप कह रहे हैं कि पैसा देकर आप खरीदो। अगर आज देश में, दुनिया में तंगी और मंदी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है, देश के हालात बेहतर से बेहतर बनने के रास्ते पे चल रहे हैं, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये जो पूरी तरह ब्लंडर के बाहुबली लोग, ये हर दिन एक ब्लंडर करते रहते हैं और खुद इस ब्लंडर में जो है वो खुद उस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। दूसरा सवाल है कि क्या देश में पहली बार इस तरह निजी हाथों में सरकारी संपत्ति दी जा रही है? जवाब में आज का वित्त मंत्री का बयान देखें, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मोनेटाइजेशन किया था। जैसे ही ये होगा, वैसे आपको रोजगार मिलने का चांस खत्म हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, मगर ये
आपके भविष्य पर आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसके आज जो है वो तमाम हितधारक दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल इनको भूलने की बीमारी है इन सबको, और भूलने की बीमारी ने कांग्रेस पार्टी को भूल भुलैया बना दिया है। इन्हें ये याद नहीं कि जब ये सरकार में थे आज से 7 साल पहले, तो इन्होंने एफडीआई पे क्या किया, जब ये सरकार में थे तो निजीकरण पे क्या बोलते थे, जब सरकार में थे तो इन्होंने अर्थव्यवस्था का कितना बुरी तरह से बंटाधार किया। सरकार अब तक तेल के दामों के बढ़ने पर ही कहती आई कि गरीबों को मुफ्त अनाज से लेकर देश में नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन तक उसी पैसे से दी जा रही है जो तेल पर एक्साइज ड्यूटी के जरिए सरकारी खजाने में आ रहा है। तो क्या इसीलिए अब सरकार हाईवे, रेलवे, स्टेडियम, एयरपोर्ट, कोयला खदान को किराए पर निजी लोगों को देकर पैसा खजाने में लाना चाहती है ताकि वो खर्च पूरा हो जो सरकार को करना है? इसे 1 रुपए के हिसाब से जाने तो तमाम तरह के ब्याज भरने में 18 पैसे सरकार देती है, वित्त आयोग और दूसरे खर्च में 10 पैसे, टैक्स और दूसरी चीजों में राज्यों का हिस्सा 20 पैसा केंद्र देता है, केंद्र की योजनाओं में 9 पैसे का खर्च किया जाता है, आर्थिक सहायता में 6 पैसा, रक्षा के लिए 8 पैसा, पेंशन में 6 पैसा, दूसरे अन्य खर्च में 10 पैसा। इस तरह सरकार 1 रुपए की आमदनी के आधार पर इतना पैसा खर्च करती है। सवाल उठता है कि सरकार के पास कमाने के जरिए कौन कौन से हैं और सरकार खर्च करने के लिए पैसा कहां से लाती है। इसे भी 1 रुपए के आधार पर जाने तो उधार और दूसरे लोगों से 20 पैसा सरकार पाती है। निगमों के टैक्स से 18 पैसा आता है, इनकम टैक्स से 17 पैसे की आमदनी सरकार करती है, सीमा शुल्क से 4 पैसा आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के जरिए 7 पैसे की आमदनी होती है, जीएसटी और दूसरे टैक्स से 18 पैसे की कमाई होती है। अलग अलग दूसरी सरकारी योजनाओं के जरिए 10 पैसे कमाए जाते हैं। कर्ज से अलग पूंजी खाते से 6 पैसे की आमदनी, यानी कुल 1 रुपए सरकार कमाती है। लेकिन दावा है कि इसके बावजूद योजनाओं को चलाने और विकास के दूसरे रास्तों पर चलने के लिए सरकारी खजाना तो घाटे में है। इसीलिए सरकार ने अपने बजट में ही इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान का ऐलान किया था, जिस पर अब राजनीति का फायदा और नुकसान चल रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। और अब महाराष्ट्र की राजनीति में कानून को खिलौना बना देने वाली राजनीति पर दस्तक देना जरूरी है, जहां नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच लड़ाई जुबान नहीं बल्कि अब 6 महीने बाद होने वाले निकाय चुनाव के लिए। उद्धव ठाकरे पर एक बयान कि मैं होता तो कान के नीचे लगाता है कहने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की मंगलवार को गिरफ्तारी और रात ही राणे को जमानत मिलने के बाद बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ता जश्न तब मनाने लगे जब हाई कोर्ट ने राणे के खिलाफ नासिक में दर्ज एफआईआर पर 17 सितंबर तक कार्रवाई न करने और पुणे में दर्ज केस की सुनवाई भी टालने का आदेश दिया। जिन कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को नारायण राणे के जुहू वाले बंगले पर हंगामे के साथ प्रदर्शन किया, युवा सेना के उन लोगों से बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की। महाराष्ट्र की राजनीति में कान के नीचे लगाने वाले बयान से उठा विवाद अब सामना में नारायण राणे को सड़क छाप बदमाश और छेद वाला गुब्बारा बताने तक पहुंच गई। राणे और उद्धव के बीच महाराष्ट्र की राजनीति का मुद्दा सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि असली कहानी 6 महीने बाद होने वाले निकाय चुनाव की है, जहां राणे के रूप में शिवसेना को शह और मात बीजेपी देना चाहती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के मार्फत वातावरण यहाँ बनने नहीं देंगे। दरअसल नारायण राणे जब से जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले तभी से शिवसेना और आक्रामक हुई। वजह है राणे की ताकत। शिवसेना बीजेपी गठबंधन के दौर में समूचा कोंकण इलाका शिवसेना के हिस्से में आता था। कोंकण में शिवसेना की मजबूती का बड़ा कारण राणे माने जाते हैं। कोंकण मूल के लोगों की बड़ी आबादी मुंबई में भी बसती है। वो मुंबई जहां कई राज्यों के बजट से ज्यादा वाली बीएमसी पर 32 साल से शिवसेना का कब्जा है। इसीलिए नारायण राणे मुद्दा है, क्योंकि पिछली बार मुंबई के निकाय चुनाव में बीजेपी शिवसेना से महज 2 सीट पीछे थी। इसीलिए राणे के उद्धव पर बयान को लेकर शिवसैनिकों ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और दोनों की ताकत के बीच कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में खिलौना बन गई। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।
31 तारीख के बाद काबुल एयरपोर्ट पर फंसे लोगों का क्या होगा? तालिबान की क्रूरता की सबसे भयानक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। एक पूरी रिपोर्ट। दस्तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अफगानिस्तान के पूर्व गृह मंत्री मसूद अंदुराबी ने दावा किया है कि तालिबानी परिवार के सामने बच्चों की हत्या कर रहे हैं, घर में सो रहे बुजुर्गों को गोलियों से भून रहे हैं। लेकिन तालिबान की सबसे ज्यादा क्रूरता काबुल एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है, जहां तालिबान ने हजारों लोगों को खाने और पीने के लिए मोहताज कर दिया है। काबुल एयरपोर्ट की जो ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, अगर आप देखेंगे तो पाएंगे, जो हम दिखा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहां पर खड़े हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट का कोई भी गेट हो, उसके आसपास लोगों की भारी भीड़ यहां पर मौजूद है और रास्ते भी सब जगह जाम लगा हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर 15 अगस्त के बाद से ही अफरा तफरी का माहौल है और जिस कारण से काबुल एयरपोर्ट पर 3000 रुपए की पानी की एक बोतल बिक रही है, चावल की एक प्लेट 5,500 रुपए में बिक रही है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग भूखे प्यासे एयरपोर्ट पर खड़े हैं। तालिबान की इस हकीकत से तो सारी दुनिया वाकिफ है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के लोग जिस टॉर्चर से गुजर रहे हैं, उसके लिए इतिहास तालिबान को कभी माफ नहीं करेगा। काबुल एयरपोर्ट पर चारों तरफ हताशा और मायूसी है। हर आदमी बदहवास और नाउमीद है। भूखे प्यासे गर्मी में अपनी बारी का इंतजार करते लोगों का हौसला अब टूटने लगा है। शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया है। इसका नतीजा ये हुआ कि काबुल एयरपोर्ट पर अब कौन जमीन पर गिर पड़ेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। काबुल एयरपोर्ट के अनदेखे सच की ये पहली तस्वीर है, जिसमें एक विदेशी सैनिक स्ट्रेचर लेकर भागता है और गश खाकर गिरी इस महिला को उठाकर फौरन उसे मदद देता है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के चंगुल में दोबारा फंसने की चिंता लोगों के पैरों की ताकत छीन रही है। विदेशी सैनिकों को समझ नहीं आ रहा कि वो एयरपोर्ट पर आतंकी हमले से अपनी रक्षा करें या फिर काबुल में इकट्ठा इन लोगों की मदद। सबसे ज्यादा बुरा हाल छोटे बच्चों का है, जो आसमान से बरसती आग से बुरी तरह से झुलस गए हैं। जल्द से जल्द काबुल छोड़ने की मजबूरी से लोगों की जान पर बनाई है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान दांव पर है। काबुल से आने वाली इन चीखों ने सारी दुनिया को दहला दिया है, सिवाय तालिबान के, जो किसी भी हाल में इन मासूम बच्चियों को धर्म की बेड़ियां पहनाना चाहता है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर सिर्फ बच्चे ही नहीं रो रहे, धक्का मुक्की खाने वाली महिलाओं की हालत भी अच्छी नहीं है, जो कभी भी भगदड़ का शिकार हो सकती हैं, लेकिन फिर भी घर लौटने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान के सारे लोग जानते हैं कि कभी भी मदद का हाथ छूट सकता है, मगर अफसोस इनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। तालिबान ने चारों तरफ से काबुल एयरपोर्ट को घेर लिया है। काबुल की तरफ जाने वाली रोड हो या फिर एयरपोर्ट का मेन गेट, हर तरफ तालिबान ने नाकाबंदी कर रखी है, जिससे बचने के लिए लोगों की भारी भीड़ एयरपोर्ट के उत्तरी गेट का रुख कर रही है। लेकिन वहाँ भी तालिबानी आतंकवादी उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये देखिए काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का ये आतंकवादी किस तरह से लोगों को धमका रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोग लगातार काबुल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। यहाँ आकर ये लोग नाटो देशों के सैनिक से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने की गुहार लगाते हैं। घंटों उनके सामने बैठे रहते हैं और कभी कभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की इस हालत की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो 31 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने पर अड़े हुए हैं। तालिबान भी विदेशियों के अफगानिस्तान छोड़ने की 31 अगस्त की डेडलाइन को आगे बढ़ाने को राजी नहीं है। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हजारों लोगों के सामने जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो गया है। इतने कम वक्त में अगर वो काबुल से नहीं निकले तो तालिबान उनका क्या करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। We are currently on a pace to finish by
August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. Agreed to withdraw all their forces by May 1st, but they violated that deadline. Now they have announced that they withdraw all their forces by August 31st. They should abide by their announcement. If they violate, so that would be a clear violation. It is up to our leadership to decide how to proceed and what to do. काबुल एयरपोर्ट पर खड़े इन लोगों में अधिकतर ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में विदेशी देशों से जुड़े रहे हैं। कोई किसी बाहरी देश के लिए दुभाषिया था, तो कोई अमेरिका और ब्रिटेन के दूतावास का कर्मचारी। तालिबान भले ही लोगों को माफ करने का दावा कर रहा हो, लेकिन ये लोग जानते हैं कि उसके इरादे नेक नहीं है। इसीलिए ये लोग हर मुसीबत उठाने को तैयार हैं। इसके लिए भले ही इन्हें नाले में ही क्यों न खड़ा रहना पड़े। ये देखिए कैसे नाले के ऊपर चढ़कर आए इस अफगानी नागरिक को विदेशी सैनिकों ने नीचे उतार दिया। लेकिन जब कैमरा मुड़ा तो पता चला कि सैकड़ों अफगानी इस गंदे नाले में खड़े होकर एयरपोर्ट में घुसने का इंतजार कर रहे हैं। गंदे नाले में खड़े अब इन लोगों की करीब से तस्वीर देखिए, जिसमें आपको ये लोग कमर तक गंदे पानी में घूमते फिरते दिख जाएंगे। इन लोगों में बच्चे बुजुर्ग हर उम्र के लोग हैं, जिन्हें नाले की इस गंदगी में खड़ा होना मंजूर है, लेकिन तालिबानी राज में सांस लेना किसी भी हाल में इन्हें स्वीकार नहीं है। अब काबुल एयरपोर्ट के सामने बने इस नाले की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जिसमें यह बच्चा कैसे विदेशी सैनिकों से गुहार लगा रहा है। वीडियो में आगे कई लोग अपने पासपोर्ट और बाकी जरूरी कागजात नाले में खड़े होकर दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर काबुल में हालात बहुत खराब हैं और सभी 31 अगस्त से पहले किसी भी तरह काबुल छोड़ देना चाहते हैं। काबुल में तालिबान के कब्जे के अगले दिन दुनिया भर में इस एयरपोर्ट की तस्वीर और वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें अफगानिस्तान के लोग अमेरिकी सेना के एक विमान के आगे दौड़ते दिख रहे थे। एक तस्वीर प्लेन के अंदर की भी थी, जहां बेशुमार लोग विमान में सवार थे। एक विमान से गिरते लोगों की तस्वीर भी सामने आई थी। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बावजूद काबुल एयरपोर्ट के हालात ज्यादा नहीं बदले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तालिबान का कब्जा है और उसकी तरफ से दी गई धमकी है। आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन ने आज तालिबान को यह आगाह कर दिया कि वो नेटो देशों के जाने के बाद अपनी बॉर्डर सील न करे, और अगर तालिबान ने ऐसा किया तो फिर अफगानिस्तान में बहुत बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि जिस तालिबान ने लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया है, वो क्या दुनिया की बात मानेगा? काबुल एयरपोर्ट के बाहर पानी पीती इस लड़की के इस वीडियो में तालिबान का वो जुल्म छिपा है जिसने अत्याचार की नई परिभाषा कर दी है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर मची इस अफरा तफरी में 20 लोग मर चुके हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों काबुल एयरपोर्ट के बाहर लोग बेहोश हो रहे हैं? क्यों काबुल एयरपोर्ट के बाहर विदेशी सैनिक अफगानों के मुंह पर पानी डाल रहे हैं? सवाल यह है कि इस अफगान महिला को एक विदेशी सैनिक ने ही पानी क्यों पिलाया? इन सवालों की वजह पानी की कीमत है, जो यहाँ आसमान छू रही है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर पानी की एक बोतल की कीमत $40 यानी करीब 3,000 रुपए है। वहीं चावल की एक प्लेट का भाव $75 तक पहुंच गया है, जो करीब 5,500 रुपए होता है। बड़ी बात यह है कि चाहे पानी की बोतल खरीदनी हो या फिर खाने की प्लेट लेनी हो, अफगानिस्तान की मुद्रा की जगह डॉलर में ही भुगतान लिया जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर पानी की एक बोतल की कीमत $40 है और एक प्लेट चावल की कीमत $75। वो सिर्फ डॉलर ले रहे हैं, अफगानी रुपया नहीं, जो आम लोगों की पहुंच से दूर है। डॉलर दी, अफगानी नहीं दी। पानी की कीमत इतनी ऊपर जाने का ही नतीजा है कि लोग बिना खाए पिए धूप में खड़े होने को मजबूर हैं और बेहोश होकर गिर रहे हैं।
लेकिन तालिबान लोगों की मदद करने के बजाय उनसे मारपीट कर रहा है। इस मुश्किल वक्त में नाटो देशों के सैनिक अफगानिस्तान के मददगार साबित हो रहे हैं, जो एयरपोर्ट के पास अस्थायी घर बनाकर रहने वाले लोगों को पानी की बोतल और खाना पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान के छोटे बच्चों को चिप्स के पैकेट बांटते हुए भी देखे जा सकते हैं। अफगानिस्तान के बच्चों को विदेशियों का व्यवहार काफी पसंद आ रहा है और वो अमेरिकी सैनिकों को सलाम भी कर रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर का एक तथ्य ये भी है कि अमेरिका की वजह से ही काबुल में कोहराम मचा हुआ है, जो 20 सालों में एक ऐसी फौज भी नहीं बना सका जो तालिबान से मुकाबला कर सके। जब अमेरिका अफगानिस्तान को थाल में सजाकर तालिबान के हवाले कर रहा है, तब उसके सैनिकों का ये बर्ताव उसकी छवि को एक अलग ही पहचान देता है। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी समस्या विदेशों में शरण पाने की है, जिसे तालिबान ने करीब करीब नामुमकिन बना दिया है। अमेरिका ने जुलाई से अब तक 75,900 लोगों को काबुल से निकाला। इसमें 70,700 लोगों को तो अमेरिका पिछले 10 दिनों में ही अफगानिस्तान से बचा कर लाया है। लेकिन फिर भी एक बड़ी संख्या में लोग अब भी काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। माना जाता है कि अफगानिस्तान के 2.5 लाख लोगों को तालिबान से खतरा है, जिनमें से सिर्फ 60,000 लोग ही उसके चंगुल से बच पाए हैं। ऐसे में बाकी बचे करीब 2 लाख लोगों के सामने बचने के लिए सिर्फ गिने चुने दिन ही बाकी बचे हैं। तो काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़े लोगों के हाथों से वक्त रेत की तरह तेजी से निकलता जा रहा है, क्योंकि 31 अगस्त के बाद काबुल में क्या होगा इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। आज तक ब्यूरो में अब खबर आर्मेनिया की, जहां संसद में पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में भिड़ गए। उन्होंने एक दूसरे पर चीजें फेंकी, हंगामा किया। ये सारा झगड़ा रक्षा मंत्री को देशद्रोही बताने के बाद शुरू हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, अजरबैजान ने आर्मेनिया को नागोर्नो काराबाख से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद से आर्मेनिया का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।